वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 7 सितंबर और 7 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए नंबर्स हैं, उस पे आप कॉल करके पीडीएफ को ले सकते हैं। बाकी ये पूरा हमारे जो अपडेट होते हैं ये सारे आपको 1 बजे डेली मिल जाया करेंगे। आज का हमारे आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। फिर है पार्लियामेंट के सेशंस, क्योंकि सत्र अभी एक स्पेशल बुलाया गया है, उसी के रिस्पेक्ट में ये करवाऊंगी मैं आपको। फिर लघु सिंचाई जनगणना, चंद्रमा का सतह, कृषि अवसंरचना उपकर और नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता। सबसे पहला है इसके अंदर अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। देखो, अभी एएसआई ने जो पुराना प्रोग्राम था अडॉप्ट अ हेरिटेज, उसमें उसको जो है वो चेंज करके संशोधित किया है। तो एएसआई जो है यहाँ पर, एएसआई ने ये चीज करी है। एएसआई यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कल्चर के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब एएसआई जो है ये वो डिपार्टमेंट है जो हमारा आजादी से पहले का चलता आ रहा है, जिसको स्टार्ट किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। कनिंघम द्वारा इस पूरे को स्टार्ट किया गया था और एक्चुअली में सबसे पहले एक प्रोग्राम था अडॉप्ट अ हेरिटेज। इसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। तो पहला अडॉप्ट अ हेरिटेज जो प्रोग्राम था वो 2017 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर और एएसआई ने मिलकर, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों की तरह की कंपनीज जो है वो टूरिस्ट को अपग्रेड करने के लिए आगे आएंगी। जो जो हम मॉन्यूमेंट्स को यहाँ पर सुधारना चाहते हैं या उसके अंदर हम संशोधन करना चाहते हैं, इसीलिए उन मॉन्यूमेंट्स का नाम रखा गया था मॉन्यूमेंट मित्र, जिसमें हम लोग यहाँ पर फंड्स को इकट्ठा करके, चाहे वो कोई सीएसआर फंड हो सकता है। सीएसआर मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व निधि, ये वाला उपयोग। सीएसआर क्या चीज होती है? सीएसआर होता है एक ऐसा फंड, एक ऐसा पैसा जो कि कंपनीज जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, उनको अपने समाज के सुधारने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए कॉर्पोरेट से अपना पैसा फंड देना होता है। तो ये वाला फंड भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मॉन्यूमेंट मित्र में इनक्रेडिबल इंडिया को प्रमोट करते हुए, उनके पूरे कंट्रीब्यूशन को देखते हुए डायरेक्टर जनरल यहाँ पे काम करते हैं। इसके लिए बहुत पुराना एक एक्ट चलता आ रहा है, 1958 का एक्ट। और अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम भी इसी को आगे बढ़ावा देगा, जिसमें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एएसआई और टूरिज्म मिनिस्ट्री का मिला करके इंडिया के कल्चर हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए आगे आएंगे, एएसआई के साथ कोलैबोरेट करते हुए मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज को यहाँ पर इंक्रीज करके ध्यान देंगे। तो वही बात इसमें भी लिखी हुई है, आप इसमें पढ़ सकते हो। इसका एक एक्ट है AMASR, शॉर्ट में पढ़ते हैं इसको, फुल फॉर्म है इसकी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। इस एक्ट के तहत यहाँ पर स्मारक और पुरातत्व जितने भी स्थल हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे कितने सारे ऐसे स्थल हैं, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, बहुत सारी जगह पे है। तो उनको सिलेक्ट करने के बाद उनको मेंटेन करना, उनकी साफ सफाई। आपको भी पता है कि ये सारी जगह पे लोग कुछ भी जा करके लिखाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, लड़के लोग तो, या फिर लड़के लोग क्या, लोग ही जा करके डैश लव डैश लिखाते हैं, कुछ भी बीच में तीर और बना देते हैं इसके। तो ये सब कार्य जो है नहीं करने हैं, जाके नाम नहीं लिखने हैं वहां पे, और जो है गंदगी नहीं फैलानी है। वहां की नॉलेज, वहां की सेफ्टी का ध्यान रखना पब्लिक प्रॉपर्टी का हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। तो यही है हमारा अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। हेरिटेज का मतलब यही होता है कि आप धरोहर का ध्यान रखें। जो हमारी धरोहर है, धरोहर में हमारा सबसे बड़ा योगदान जो है वो मॉन्यूमेंट्स का आता है। तो हमारी जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमें प्रोटेक्शन देनी है, वो किसी भी तरीके से दे हम लोग, है ना। इसके लिए अलग से सरकार ने जो है वो ऐप बनानी शुरू कर दी। इसके लिए पता है एक अलग से वेबसाइट भी है, आप इसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। वेबसाइट पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसके अंदर 106 अभी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और 600 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं मॉन्यूमेंट मित्र के लिए। और पहले तो 93 थे इसके अंदर जो चूज किए गए थे, बढ़ते बढ़ते 106 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, आपको पहले वहां पे ना सबमिट करना पड़ेगा अगर किसी को भी करना है तो। जैसे इसमें फतेहपुर जो सिकरी है वो अडॉप्ट हेरिटेज का पार्ट है। मैं आपको कुछ फेमस बता देती हूँ जिससे आपको ना इजीली याद हो जाएगा कि अच्छा ये वाली साइट्स को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। दिल्ली में आपने सुना होगा खारी बावली, या फिर आपने सुना होगा तुगलकाबाद फोर्ट, सुना है ना। यूपी का मैं बताऊं तो जौनपुर,
मानसिंह ऑब्जर्वेटरी, बट्टिस खंबा आगरा के अंदर है जो, पंजाब में भटिंडा का किला, तख्त अकबरी गुरदासपुर में है, राजस्थान में शेरगढ़ का फोर्ट धौलपुर में है, भानगढ़ का किला भानगढ़ में है, लक्ष्मणगढ़ का किला शेखावटी में है। और बिहार की बात करूँ तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है सासाराम में, और विशाली और अशोका का जो पिलर बने हुए हैं विशाली में, वो सब है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का जो गुफाएं हैं, विजय दुर्ग का जो किला है, इन सबको यहाँ पर अलग से जो है वो जगह दी गई है अडॉप्टा हेरिटेज के अंदर। तो ये बात याद रखिएगा, अडॉप्शन के अंदर ये सारी साइट्स को इसमें इंक्लूड रखा गया है, तो ये सब भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही ये खत्म होगा, हमारा सेकेंड आर्टिकल आता है, क्योंकि आपको पता है 18 से 22 सितंबर को स्पेशल सेशन जो है वो आयोजित हुआ था। ठीक है। G20 का समिट खत्म होते ही स्पेशल सेशन आया है। स्पेशल सेशन में 5 सिटिंग होगी जिसमें सारी डिबेट्स की जाएंगी। देखो, पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं ना, वो 3 होते हैं। साल भर में 3 होते हैं, पर जरूरी नहीं है 3 होने। आप 3 कैसे याद रखोगे? BMW, B फॉर बजट, M फॉर मॉनसून, W फॉर विंटर। तो बजट, मॉनसून और विंटर 3 तरीके के सेशंस होते हैं, और जरूरी नहीं है कि तीनों सेशन होंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 2 सेशन होने जरूरी हैं, जिसमें 6 महीने का गैप होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो जितने भी ये सेशंस होते हैं, सेशन का मतलब क्या होता है? बजट सेशन। जैसे बजट सेशन है, तो बजट सेशन जब शुरू हुआ और जब खत्म होगा, उस पूरे को हम कहते हैं सेशन। और जो ये डेली मिलते हैं ना, इस सेशन के अंदर डेली मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स को हम क्या बोलते हैं? सिटिंग्स। उनके अलग से नाम है, सिटिंग्स। तो बजट होता है एक सेशन और एक होता है सिटिंग्स, याद रखिएगा। जिसमें हम लोग यहाँ पर जो भी चर्चाएं करनी होती है, एक मंच मिल जाता है, सारे मिलकर चर्चा करते हैं, गवर्नमेंट का कितना रेवेन्यू आया, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उन सारे खर्चों के ऊपर डिस्कशन किया जाता है, और ये बिल्स को पास कराया जाता है। बिल्स पहले इंट्रोड्यूस होते हैं, पार्लियामेंट ने पास कर दिए तो वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, और प्रेसिडेंट तक पहुंचने के बाद वो बिल क्या बन जाता है? हमारा एक एक्ट बन जाता है। तब उससे पहले वो एक्ट नहीं रहता। ठीक है, पहले वो बिल ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारे सेशंस जो है वो इंश्योर किए जाते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं लिखा कि कब कब मिलना है, बस इन्होंने ये बताया है कि 6 महीने के गैप से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, और साल भर में 2 सेशन तो कंपलसरी ही है। तो हमारे यहाँ पर 3 सेशन कराए जाते हैं, बजट, मानसून और विंटर, मैंने आपको बताया ही है। और इनकी एडवांस में डेट्स अलाउ बता दी जाती हैं कि कब कब होगा, और ये डेट्स जो है वो प्रेसिडेंट यहाँ पर बुलाते हैं स्पेशल सेशन को। और सारे इन सेशन को स्टार्टिंग का जो फर्स्ट होता है ना, उसके लिए पार्लियामेंट यहाँ पे बुलाते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पे बुलाते हैं। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे मैं आपको बता दूं कि एक पर्सन होते हैं, सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जो भी एक IAS ऑफिसर की पोस्ट होती है, वो अलग से यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये इतने बजे आना है, इतने बजे से ऐसे है। वो सारा कुछ जिम्मेदारी उन पर्सन के संभालने की होती है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ये सारा काम देख सकते हैं। ठीक है। तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई पार्लियामेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाना, मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन को तय करना। साथ ही साथ एक अलग से कमीशन भी होती है जो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखती है, उसको चेक करना, कैलेंडर बनाना, ताकि सबको एक तरीके से अपना ईयर प्लान करने का हमारे MPs को मौका मिल जाए। तो पूरा कैलेंडर प्लान करवाना, ऑपोजिशन का भी ध्यान में रखते हुए देखना कि भाई शेडो कैबिनेट होनी चाहिए, ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स लेकर के आना, पिटिशंस को फाइल करवाना, ऑपोजिशन मेंबर्स के लिए जो है बात करना, इलेक्शन में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कहाँ से पार्टी को सोर्स आएगा, डेमोक्रेसी को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, ये सारी बातों के ऊपर पार्लियामेंट में पूरी चर्चा की जाती है, बात की जाती है। आपको पता ही है अभी पार्लियामेंट में काफी सारे मुद्दे जो है चल रहे हैं, जैसे अभी UCC का मुद्दा चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, समान नागरिक संहिता। ऐसे ही UCC के अलावा यहाँ पर अलग से वन नेशन वन इलेक्शन की काफी बातें चल रही हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं ऐसे जो कि अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन होंगे, और इसके लिए स्पेशल सेशन बुलाने के लिए भी बातचीत की गई है कि हम अलग से स्पेशल सेशन बुलाएंगे। अभी 18 तारीख को स्पेशल सेशन होने ही वाला है, हमें पता चल जाएगा कि कौन से मुद्दे पर डिस्कशन होगा। तो ऐसा होता है कि भाई जो हमारे एकदम से स्पेशल सेशन बुलाए जाते हैं, उसमें यही होता है कि आप पार्लियामेंट के कैलेंडर पे डिस्कस करना, पब्लिक के ट्रस्ट को बनाए रखना, उन सबको हम लोग डिसाइड करते हैं। 3 सेशन है, आप सामने देख रहे हो, बजट, मानसून, विंटर। BMW से याद कर लेना, कार है ना BMW, उससे याद कर लो। बजट सेशन जनवरी से अप्रैल, बेसिकली जनवरी से नहीं तो वो फरवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। फरवरी के फर्स्ट जो है ना, पहली तारीख को बजट आ जाता है, उससे लेकर के पूरे अप्रैल तक डिस्कशन चलते हैं उसके ऊपर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बजट लेके आते हैं। फिर उसके बाद जुलाई से लेके सितंबर तक
मानसून सेशन चलता है। जुलाई में भी 15 जुलाई के बाद ही शुरू होता है। फिर दिसंबर और नवंबर, नवंबर से दिसंबर पूरा चलता है विंटर सेशन। दिसंबर से जनवरी भी नहीं रहता अब तो, नवंबर से दिसंबर बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहता है विंटर सेशन। तो इस तरीके से 3 सेशन पार्लियामेंट के होते हैं, और इसमें पूरा का पूरा जो काम है सेशंस के बीच में, सिटिंग्स में स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अपना पूरा देखते हैं। ये पूरा डिस्कस करते हैं और फिर बिल्स को पास करवाया जाता है दोनों हाउसेस से, और आगे चल के प्रेसिडेंट को भेज के उसमें इम्प्रूवमेंट्स करवाई जाती है। तीसरा आर्टिकल है भाई हम लोगों का, एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारी इरिगेशन का जो होती है पूरी सिंचाई, उसमें जितना भी सिंचाई भारत में की जाती है उसके 3/4 हम इस सिंचाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा है उपयोग करने के लिए, क्योंकि अगर आपको पानी निकालना है, आपको डीजल विंड मिल चलानी है, सोलर पावर चलाने हैं, तो आप सारा कुछ यहाँ से इन्हीं से करते हो। लघु सिंचाई जनगणना में जो किसान है वो बोरवेल, ट्यूबवेल, सिंचाई स्रोतों का एक संग्रह करके यहाँ पे चलाते हैं। 2017-18 में इरिगेशन ट्रेंड्स में हमें यही देखा है कि हर स्टेट के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया, अगर हम दिल्ली, दमन, दीव, दादर, नागर हवेली, लक्षद्वीप को छोड़ देते। तो डेटा जो कलेक्ट किया गया वो यही बता रहा है कि हम लोग कितना जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, और आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स और ज्यादा बढ़ता गया है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्राउंड वाटर से ही यहाँ पे दी जाती है। ग्राउंड वाटर में जो है आप कहाँ से निकालते हो ग्राउंड वाटर को, हम यहाँ पे खोदे हुए कुएं और तालाब के थ्रू जो है वो निकालते हैं ना पूरा पानी को। साथ ही साथ उथले हुए ट्यूबवेल भी बनाते हैं, अब घटकर वो उनकी संख्या काफी कम हो गई है, और घटकर इनकी जो संख्या देखने को मिल रहा है, मध्यम आकार के कुएं, इन सब की जो है वो संख्या बढ़ गई है। गहरे कुएं भी बढ़ गए हैं काफी ज्यादा, तो कुएं की संख्या बढ़ गई है इसके अंदर, और जो उथले हुए ट्यूबवेल है उनकी संख्या घटती जा रही है। तो यहाँ पर इन सब के पीछे यही है कि हम लोग यहाँ पर ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो हम पानी यहाँ से निकालते हैं उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर इस चीज के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी यहाँ पर लोन वगैरह इसके ऊपर काफी दे रही है। तो माइनर इरिगेशन की बहुत सारी स्कीम्स भारत में चल रही हैं ऑलरेडी, पर इनका जो नंबर है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। स्कीम्स का नंबर, बहुत सारी स्कीम्स जो है वो प्राइवेटली यहाँ पर जो है वो फार्मर्स के अंडर आती हैं। यूपी भी जो है यहाँ पर उनको भी माइनर इरिगेशन स्कीम जो है वो काफी ज्यादा उसमें स्कीम्स जो है वो देख रही है यूपी की सरकार। साथ ही साथ महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश भी, क्योंकि यूपी के अंदर आप जानते हैं कि काफी ज्यादा अमाउंट में खेती की जाती है, चाहे चावल की खेती हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे चीनी की हो। ठीक है भाई, ये छोटी सी एक रिपोर्ट है, इसको दिमाग में रखिएगा। डार्क साइड ऑफ द मून, अब यहाँ पर आपने भी देखा है कि मून के ऊपर हम लोग साउथ पोल में पहुंच रहे हैं, हमारा चंद्रयान। तो हम डार्क साइड ऑफ द मून में क्यों जा रहे हैं, पूरा का पूरा दुनिया भर जो है वो चंद्रमा के उस सतह पर जाने की क्यों कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे अर्थ से विजिबल नहीं होता है, छुपा हुआ हिस्सा है। नासा ने उस हिस्से को बताया है बिल्कुल मिस्ट्री, साइंस और इंट्रीग। मिसअंडरस्टूड हो जाता है कि भाई वहां पर सनलाइट नहीं है इसलिए नहीं हो पाता, नहीं, जबकि ऐसा है बात इसके अंदर कि हम लोगों को वो वहां पर एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल पा रहा है। सॉफ्ट लैंडिंग हमने वहां पर करी है, लेकिन क्या इसके पीछे का रीजन है हमको वो अभी तक समझ नहीं आ पाया है। मून भी अपनी एक रोटेशन यहाँ पे कंप्लीट करता है, और अर्थ के अराउंड, जैसे हम लोग अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमता है, ऐसे मून अर्थ के अराउंड घूमता है। तो ये जो इतनी दूर की जो साइड है वो बहुत टाइम से यहाँ पर छुपी हुई है। स्पेसक्राफ्ट लूना 3 जो रशिया का है, सोवियत का, उन्होंने इस पे जाने की भी कोशिश करी थी। इसकी इमेजेस जो हमें दिखती भी नहीं अगर रशिया वहां जाता नहीं तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिला कि वहां पे -248 डिग्री का टेम्परेचर हो सकता है, और वहां पर आज तक किसी ह्यूमन ने पैर नहीं रखा है, अनएक्सप्लोर्ड है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रोजन वाटर मिलने के चांस, ऐसा बहुत बार न्यूज में आया कि इसरो भी वहां तक पहुंचा है, तो वहां पे फ्रोजन वाटर जो जमा हुआ पानी होता है वहां पे मिलने की उसकी संभावना है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक्सप्लोर नहीं किया अभी तक। वाटर जो है या तो सॉलिड और वेपर की फॉर्म में मून में हो सकता है वैक्यूम की वजह से, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो जो भी फ्रोजन वाटर है वहां पर, वो लाखों वर्ष से ठंडे ध्रुवीय में जमा हो चुका है और उसकी सतह पर है, आसपास उसकी बिल्कुल बर्फ जो है वो जम चुकी है। तो अभी तक हम लोगों को एक यूनिक सैंपल मिलेगा अगर हम वहां तक पहुंचते हैं और वहां की पूरी इस इमेजेस को भी लेके आते हैं और वहां पे हम चीजों को जान पाते हैं। तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है ये वाली, आज तक एक मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, जिस साइड को हम जानते हैं उससे काफी अलग ये साइड जो है वो दिखने वाली है। तो साइंटिफिक इंटरेस्ट भी यही कहता है इसके ऊपर कि हम साइंटिफिकली जानते ही इन चीजों को हैं कि हमें नई नई चीजों को, क्रिएटर्स के बारे में, फिनोमिना के बारे में जो हम देखते आ रहे हैं उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा।
रेडियो टेलीस्कोपिंग वहां पे की जा सकती है, स्ट्रेटेजिक बेस तैयार किया जा सकता है वहां पर मून को और ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, यूनिक एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है वहां पर, तो ये देख सकते हो आप। मून का कुछ इस तरीके की रोटेशन होती है, फुल मून दिखता है हमको, वैक्सिंग गिब्बस आधा मून दिखता है, वैक्सिंग क्रिसेंट, क्रिसेंट शेप में, क्रिसेंट शेप इस तरीके की शेप होती है, अर्धचांद देखने को मिलता है। और ऐसे करते करते ये जो मून के फेजेस हैं अलग अलग देखने को मिलते हैं। वैनिंग गिब्बस, थर्ड क्वार्टर, वार्निंग क्रिसेंट। कल का क्वेश्चन आता है वैनिंग गिब्बस, थर्ड क्वार्टर, वार्निंग क्रिसेंट, वैक्सिंग गिब्बस, ये किसके टाइप्स है? तो ये मून के टाइप्स है। अर्थ के अराउंड मून जो है सारा टाइम चक्कर लगाता है, तो कुछ इस तरीके की इमेजेस की फॉर्म बनती है हमें। तो आपको छोटे और बड़े दोनों में दिखाया, आप देख सकते हो कि अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हुए मून का जब रोटेशन करता है तो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल आता है इसके अंदर एग्रीकल्चर का सेस। सेस का मतलब होता है गवर्नमेंट जो है वो एलपीजी इंपोर्ट्स को वहां से हटा रही है। 15% एग्रीकल्चर सेस जो है वो 1 सितंबर से लागू हो चुका है। ठीक है, अब ये सेस जो है ना, गवर्नमेंट के अपने खुद के डेवलपमेंट के फंड के लिए आया गया था। असल में ये सेस का जो ये फंड है ये 2021-22 के बजट से शुरू हो गया था कि अगर आप बेसिक टैक्स रेट से ऊपर जाते हो तो आपको एक आराम से यहाँ पर एक पर्पस का टैक्स पे करना पड़ेगा, ताकि सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट में पैसा लगा सके, एग्रीकल्चर में ही लगा सके। तो ये सेस अलग से है जिसमें आप जो है ये क्या, अगर ये सेस अगर सरकार लेती है टैक्स के रूप में लेती है एक्स्ट्रा, तो ये कहाँ इस्तेमाल करेगी? वो वहां इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर अलग से हम लोग स्टोरेज के लिए बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं ना कि हमें अलग से स्टोरेज यूनिट चाहिए, और हम अलग से ट्रेन चला रहे हैं, ड्रोन चला रहे हैं, तो उनमें जो पैसा लगाया जाएगा वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए होगा, गोदामों को, वेयर हाउसेज को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। समझे? तो सेस जो शब्द है ना, इसका मतलब ही इसी तरीके से होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट में टैक्स को यहाँ पे लगा देना। ठीक है, टैक्स ही कहा जाता है असल में सेस को। स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंडिया दोनों में टैक्स ही के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है, तो सेस का अर्थ कुछ इसी प्रकार से होता है। स्पेसिफिक रीजन से आप यहाँ पे ले रहे हो, टैक्स पेयर से स्पेसिफिक रीजन में ले रहे हो। ठीक है, आप बैक बेस टैक्स स्टार से ऊपर जा रही हो तो आपसे अलग स्पेसिफिक रीजन के लिए टैक्स लिया जाएगा, उसे ही कहते हैं ये वाला। तो सेस और टैक्स में डिफरेंस मैं बता देती हूँ पहले क्या होता है। टैक्स तो आप नॉर्मल पे कर रहे हो हर अमाउंट में, लेकिन उस टैक्स के ऊपर भी कोई टैक्स पे करोगे, उसे सेस कहते हैं। ठीक है, सरकार यहाँ पे लगाती है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ताकि सरकार के पास भी एक परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पर आता रहे। नॉर्मल जो हमारे टैक्सेस है, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये तो सरकार लेती है, और ये सरकार का पैसा हमारे कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि में जाता है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी सरकार कोई और टैक्स लेना शुरू कर देती, ताकि हम लोग अपनी बजट के, हम अपने फंड के, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दे सके, तो उस समय जब टैक्स जो लगाया जाता है उसे सेस के रूप में जाना जाता है। टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगाने को सेस कहा जाता है। समझ गए? तो ये सेस जो है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ताकि हम उस पर्पस को सॉल्व करके यहाँ पर उससे जो है पैसा जनरेट कर सके। और अगर वो सेस जो है वो हम किसी भी इस्तेमाल नहीं करते तो उसको किसी और जगह पे इस्तेमाल करवा दिया जाता है। तो सेस के टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है, उसको हटा दिया है, या कुछ भी करना है तो उसको सेस कहते हैं, और इसका जो इस्तेमाल है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाए। समझे भाई? लास्ट आर्टिकल है हमारा एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपको पता है आज कितना ज्यादा करी जा रही है, लेकिन ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है वो खराब ना हो जाए, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो, इसलिए इसको एथिकल करना बहुत जरूरी है। और एथिक्स के लिए पीएम मोदी ने यहाँ पर बात कही है। एआई एथिक्स के लिए यहाँ पर अलग से रेगुलेशन तैयार किए जाएंगे, मैं समझा देती हूँ आपको। आप एआई के लिए डिसीजंस लेते हो, एआई के लिए यहाँ पर कुछ लॉजिकली आप डिसीजंस लेते हो। डिसीजन यहाँ पे एआई को इस तरीके से बनाया गया कि वो ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच में काम कर सकता है। अब एआई यहाँ पर गलत तरीके का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ भी बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, किसी की भी फोटो का किसी भी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो लॉजिकली और एथिकली तो गलत हो रहा है। उसके लिए बहुत ज्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स कर रहे हैं। तो एआई के अंदर भी एक ऐसी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए ताकि वो एथिकल रूप में जाने कि क्या मॉरली सही और क्या गलत है। तो एआई के रोल के लिए एक अलग से रेगुलेशन होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति उसको गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये तो आप लोग भी जानेंगे, एआई की एप्लीकेशन हर जगह पे हो रही है आज के टाइम पे, इसके लिए सर्विलेंस रखी जाएगी। अगर कभी भी किसी व्यक्ति की प्रिवेसी तोड़ी जाती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या उसकी फोटो के साथ कुछ गलत किया जाता है, उसे हम कहते हैं डीप फेक। ठीक है, किसी और व्यक्ति की जो है वो बोल रहा है, लेकिन किसी और व्यक्ति के साथ उसकी बोली को मैच करके, उसको मिला करके उसको जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और ठीक है, ऐसे बहुत सारे गलत तरीके से फ्रॉड किए गए थे, मैनिपुलेशन किया गया, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, किसी की गलत फोटो यहाँ पे पब्लिश कर दी गई। तो ये सारी चीजें जो है एआई की इस कैपेसिटी को खत्म करने के लिए ये समझ इस्तेमाल किया जाएगा।
मतलब एथिकल तरीके से। एआई में भी ये बताया जाएगा, उनमें भी एक ऐसी बुद्धिमत्ता दी जाएगी कि क्या मॉरलिटी सही है और क्या गलत है, किस पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करना सही है और किसको गलत है। ठीक है, यहाँ पर जेंडर, रेस, हर चीज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाएगा। इंडिया में पूरा एआई को नीति आयोग संभालता है। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल करके इसका पूरा इनिशिएटिव है कि हर एक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज के आगे वाले समय में जैसे हमारी बाकी सारी जो कंट्रीज है कुछ ना कुछ इसके ऊपर लिस्ट निकाल रही है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक लिस्ट निकालने की जरूरत है। इसके ऊपर लैंग्वेज का भी ध्यान रखने की जरूरत है, और जो भी सारे बॉक्सेस हैं उन पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, हर चीज में इक्वालिटी और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए एक सुलभ भाषा में इसको लेके आने की सबको जरूरत है। आज के हमारे क्वेश्चंस को लास्ट देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे प्रोजेक्ट नमन, ये मैं आपको करवाऊंगी वैसे अपकमिंग क्लासेस में, और हमारी जो वीकली करंट अफेयर लेक्चर होता है उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट नमन जो है वो किसके ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, अब ये नमन प्रो जो प्रोजेक्ट है ये एक डिजाइन हो चुका है, आर्मी ने यहाँ पर किया है, एक्स सर्विसमैन के लिए किया है प्रोजेक्ट नमन, जो कि यहाँ पर जो भी हमारे वेटरन्स हैं, जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए बनाया गया है। इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया है, आर्मी ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं, और मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इसको प्रॉपरली बोलते हुए इसको लॉन्च करा है, आर्मी की ब्रांच ने। याद रखिएगा प्रोजेक्ट नमन इज रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। एक्स सर्विसमैन के ग्रीवेंसेस को, शिकायतों को सुनने के लिए, समस्याओं को सुनने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट आप सभी लोग जानते हैं, सुना होगा आप लोगों ने क्यूपियर बेल्ट। ये सन के अराउंड घूमने वाली जो है नेपट्यून के बियॉन्ड रहती है। क्यूपियर ने इसको इन्वेंट किया था। और ये जो एक आईसी बॉडीज होती हैं तो सन के अराउंड जो है नेपच्यून के अराउंड यहाँ पर रिवॉल्व करती रहती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हो आप दोनों स्टेटमेंट को। क्यूपियर बेल्ट आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखेंगे आप, ये है बीच में सन, सन के अराउंड यहाँ पर एक क्यूब बेल्ट है, वो यहाँ पे घूम रही है और वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं यहाँ पर, उसे हम कहते हैं क्यूपियरिक बेल्ट। आईसी सब्सटेंस, क्योंकि जो नेपट्यून प्लैनेट है ना वो भी पूरा एक आईसी सब्सटेंस से ही मिलकर के बना हुआ है, तो इसे हम कहते हैं क्यूपियर बेल्ट। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? ये अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिएगा, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।